Good morning, students. Today we are continuing our chapter Agriculture Sector. In the series, our next subtopic is institutional reforms or land reforms. Action plan of the government with regard to land reforms include the following steps. लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें आती है वो अब आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। मैंने आपको बताया था पिछले फर्स्ट चैप्टर में कि आपके ज़मींदारी सिस्टम में जो ज़मींदार होते थे वो इंटरमीडिएरी का वर्क करते थे। किसके बीच में? गवर्नमेंट और जो आपके फार्मर्स होते थे उनके बीच में। वो टैक्स कलेक्ट करते थे उनसे, फार्मर से, और गवर्नमेंट को पे करते थे। तो वो इंटरमीडिएरी का जो वर्क करते थे अब उसको क्या कर दिया गया? एबॉलिशन मीन्स रिमूव कर दिया गया। देखो आप, इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड द एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल। एक्चुअल टिलर ऑफ द सॉइल कौन होते हैं? फार्मर्स, जो टिलिंग का वर्क कर रहे हैं, फार्मिंग का वर्क कर रहे हैं। पॉपुलरली नोन एज जमींदार्स हैव बीन एबोलिश्ड। जमींदारों को हटा दिया गया। और ओनरशिप राइट्स किसको दिए गए? टिलर्स को। ओनरशिप राइट्स हैव बीन conferred upon those who actually cultivate the soil. This has been done with a view to stopping exploitation of the cultivators by the जमींदार्स। तो जमींदार जो है वो एक्सप्लॉइटेशन करते थे आपके फार्मर्स का, उसको हटाने के लिए ये चीज़ करी गई थी। सेकंड पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ रेंट to put an end to excessive and illegal extortion from the cultivators. Rents have been fixed. Generally, these are not to exceed 1/3 of the value of the crop. रेंट फिक्स किया गया आपके, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो उसके लिए, कि 1/3 ऑफ द क्रॉप रेंट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स विथ अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। Consolidation is a practice to allot land to the farmer at one place at a replacement for his scattered holdings here and there. मतलब किसी फार्मर्स के पास मान लो 3 और 4 छोटे छोटे लैंड से अलग अलग जगह पे, तो उसको रिप्लेस करके उसको एक ही लैंड प्रोवाइड कराना। उसका रीज़न क्या था? ये कि उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो? रिड्यूस हो, क्योंकि हर जगह फिर मशीनरी यूज़ करनी पड़ती थी। तो ये आपको ध्यान रखना। It saves the cost of cultivation. By 2004, more than 1633 lakhs hectares of land was brought under consolidated holdings. और ये इतनी जो लैंड की जो होल्डिंग्स थी उसको क्या किया गया? कंसोलिडेट किया गया। कंसोलिडेट किया गया मीन्स क्या है? कि जो आपका फ्रेगमेंटेड लैंड था उसको आपको उसकी जगह रिप्लेसमेंट करके एक ही लैंड प्रोवाइड किया गया। फिर नेक्स्ट है आपके सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग्स पे क्या करा गया? लिमिट लगाई गई। विथ अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्विलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइट्स। कि मैक्सिमम आपकी लैंड होल्डिंग कितनी हो सकती है वो लिमिट क्या की गई? फिक्स की गई। सीलिंग ऑन होल्डिंग इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड होल्डिंग्स दैट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली कैन ऑन। फैमिली कितना आपके ऑन कर सकती है वो आपके इसमें आता है। द सरप्लस लैंड हैज़ बीन रिज्यूम्ड बाय द government and redistributed among small holders or landless laborers। ये वही है लैंड होल्डिंग्स में आपको समझाया था मैंने लैंड सीलिंग में, कि अगर आपके पास मैक्सिमम लिमिट जो फिक्स कर रखी है उससे ज़्यादा लैंड है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किसको कर देगी?
लैंडलेस फार्मर्स को, जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी। नेक्स्ट है आपके कोऑपरेटिव फार्मिंग। इट इज़ एनकरेज्ड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉलर। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट एट लोअर प्राइजेज एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर प्राइस। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मीनिंग ये है कि फार्मर्स मिल के क्या करते हैं, परचेज और सेल का फ़र्क करते हैं। मिल के अगर परचेज करेंगे बल्क में तो आपको गुड्स जो है वो सस्ता मिलेगा, जो भी आप परचेज कर रहे हो। तो ये आपके इसलिए किया जाता था ताकि फार्मर्स का बेनिफिट बढ़ सके। और सेल भी मिल के ही करते थे कि सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते थे, तो सारे फार्मर्स मिल के ऐसे बाइंग और सेलिंग की प्रोसीजर करते थे। फिर नेक्स्ट आता है आपके जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स क्या क्या थे देखो। एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ with a view to raising productivity in agriculture, irrigation facilities have been expanded. इरिगेशन फैसिलिटीज़ को क्या किया गया, एक्सपांड किया गया। Several majors and minor irrigation projects have been launched across different parts of the country. बहुत सारे आपके प्लान्स जो है वो लॉन्च किए गए इसके लिए। In 1951 barely 17% of the land was under परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। 1951 में आपके 17% जो लैंड था वो परमानेंट रिसोर्सेज किसका था, परमानेंट रिसोर्स होते थे उसमें इरिगेशन के। नाउ इरिगेशन इज़ कवरिंग अबाउट 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। और अभी एट प्रेजेंट कितना परसेंटेज है, ये 45%। तो ये आपकी ग्रोथ को शो कर रहा है कि आपके इरिगेशन के परसेंटेज क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट है आपके प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू cater टू क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। तो ये ध्यान रखना है, आपको नाम याद रखना है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ वो भी लोन प्रोवाइड कराती थी फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और रूरल डेवलपमेंट बैंक्स आपके ये भी आपके इस्टेब्लिश हुए थे फार्मर्स की क्रेडिट नीड को फुलफ़िल करने के लिए। एट प्रेजेंट क्या है देखो सिचुएशन। एट प्रेजेंट देयर आर 94,647। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अराउंड 94,500। बस ये याद रखो, आप एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। एट प्रेजेंट देयर आर 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स इन द कंट्री। तो ये कुछ डेटा है वो आपको याद रखना है। कॉमर्शियल बैंक हैव ऑल्सो बीन क्रिएटिंग to credit needs of the farmers. These banks provide about 72% of the total institutional credit. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होती है जो पर्सन्स प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का 72% जो है वो कौन प्रोवाइड कराता है, कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके रीजनल रूरल बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू फर्दर एनहांस क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स। ठीक है, 92 ये ईयर याद रखना आप, और ये नाम पूरा याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। इन 1982 नाबार्ड फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे फार्मर्स का टेक केयर करने के लिए, एक तरीके से उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया, उसका नाम है नाबार्ड। नेक्स्ट है आपके इन 2017-18 the flow of institutional credit farmers was estimated to be
1,79,425 करोड़। तो अराउंड ये मान लो 12 लाख करोड़ है। इसे आप एग्जैक्ट तो याद नहीं कर सकते हो, तो आपको यही याद रखना है कि अराउंड कितने हैं। फिर नेक्स्ट है आपके थर्ड पॉइंट, रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। इसमें क्या है देखो, रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस इज विथ अ व्यू टू ऑफरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स को सही से प्राइस मिल सके, उसके लिए ये रेगुलेटेड मार्केट बनाए गए थे। दिस इज विद अ व्यू टू ऑफरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइस टू द फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिडिलमैन। जो मिडिलमैन उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उससे बचाने के लिए ये किया जाता है। These markets are governed by the market committees appointed by the government. ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स थे उनको ऑपरेट कौन करता था? जो मार्केट कमेटी गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी वो रेगुलेट करते थे। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है, खुद के प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है। These committees ensure timely payment to the farmers, और ये इंश्योर करती थी कि फार्मर्स को टाइमली पेमेंट मिलेगा, and also ensure that only specified weights and measures are used to weight and value the farmers प्रोड्यूस। तो ये भी आपके उनका काम था कमेटी का, कि इंश्योर करना कि फार्मर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट मिले, और ये भी इंश्योर करना कि ओनली स्पेसिफाइड वेट एंड मेजर्स आर यूज्ड। जो आपके प्रोडक्ट होते हैं फार्मर्स के, उनके प्रोडक्ट को मेज़र करने के लिए स्पेसिफाइड मेज़र ही यूज़ करें। नेक्स्ट है आपके कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। मैंने अभी समझाया, फार्मर्स जो है वो इकट्ठा होके गुड्स को परचेज करेंगे तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी और उनका ही बेनिफिट होगा। These societies ensure that farmers' produce is graded and sold only when remunerative practice is available. The cooperative societies ensure that there is no glut of supplies in the market so that crop price does not crash. कोऑपरेटिव सोसाइटी ये इंश्योर करती थी कि सप्लाई में गलत नहीं हो, और मतलब सप्लाई की रिड्यूस नहीं हो, सप्लाई बहुत कम नहीं हो जाए। तो क्या है कि आपके प्राइजेस जो है वो चेंज नहीं हो। प्रोविज़न फॉर स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स इज मेड बाय द सोसाइटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर फार्मर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती थी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, इसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। होता क्या है देखो, अगर मान लो कि फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में अगर सेल नहीं होता है तो उसको गवर्नमेंट परचेज़ कर लेगी उनको सपोर्ट देने के लिए। तो वो जिस प्राइस पे मिनिमम सपोर्ट करती है, मतलब वो जो प्राइस होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहलाती है। तो ये देखो आप, अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट एश्योर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स फॉर हिज प्रोड्यूस so as to protect him against uncertainties of the market. The government is committed to buy the surplus produce, ये लाइन अंडरलाइन करो आप। The government is committed to buy surplus produce of the farmer at the minimum support price and when the market price is lower than that. अगर मार्केट प्राइस मान लो कम है तो भी वो उसी रेट पे परचेज करेगी ताकि फार्मर्स का कोई लॉस नहीं हो। मार्केट प्राइस कम है तो फार्मर्स का लॉस हो रहा है, इस रीज़न से गवर्नमेंट उनको परचेज़ कर लेगी और फार्मर्स का लॉस नहीं होगा उससे। तो वो जिस प्राइस पे परचेज़ करती है उसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। थैंक यू।